हेलो बच्चों, मैं ममता टीचिंग की ओर से। तो बच्चों, आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आज ऐसे वीडियो बना के डाल दूँ। तो बच्चों, तैयार हैं आप सब? चलिए, तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है? हिंदी साहित्य। साहित्य मतलब क्या? सहित, जो अपने आप में सब चीज समाये हुए है, जिसमें समाज का हित हो, ठीक है। और साहित्य जो होता है वो क्या होता है बच्चों? समाज का दर्पण होता है। दर्पण का मतलब कि जो जो जिस जिस समाज में घटनाएं घटित होती हैं उसको ज्यों का त्यों लिख कर अपने पाठकों के सामने उजागर करना, उसको हम साहित्य कहते हैं, ठीक है। हर समाज का अपना अलग अलग साहित्य होता है, ठीक है ना। तो हमारे हिंदी साहित्यकारों ने साहित्य को 4 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब हमारा हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था तो इसका श्रेय, प्रथम जो श्रेय होता है वो जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य में आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आदिकाल जो 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है ना। आदिकाल मतलब पुराना काल, ठीक है। क्या है बच्चों, आइए जानते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण जो किया था वो कौन थे? श्रेय जाता है जिनको, वो जॉर्ज गियर्सन थे। हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल के नामकरण का प्रश्न विवादास्पद है। इसमें बच्चों इस प्रश्न को लेके बहुत सारे विवाद हैं, ठीक है ना। इस काल को गियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल और शुक्ल ने आदिकाल, वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, राम कुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है, ठीक है। चलिए, आदिकाल में 3 प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं बच्चों? धार्मिकता, वीर गाथात्मकता व श्रृंगारिकता, ठीक है। आइए, आदिकाल में 2 शैलियां मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? 2 शैलियां, डिंगल और पिंगल। डिंगल शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता है, ठीक है। डिंगल में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता है, जबकि पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावलियों की, यानी कान को जो सुनने में अच्छा लगे, ठीक है। अब देखिए, जबकि कर्णप्रिय शब्दावलियों के कारण पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और आगे चलकर इसका ब्रज भाषा में विकलन हो गया या वो विलय हो गया, ठीक है। पृथ्वीराज रासो कथानक रूढ़ियों का कोश है। ये जो इनका जो पृथ्वीराज रासो जो कथानक है उसमें जितनी भी भाषाएं रूढ़िग्रस्त, यानी जो मतलब पढ़ने में कठिन लगे, रूढ़िवादी लगे, वो इस भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। अपभ्रंश में 15 मात्राओं का एक चौपऊ छंद मिलता है। हिंदी में चौपई में एक मात्रा बढ़ाकर चौपाई के रूप में अपनाया गया, यानी जो पहले जिसको चौपई कहा जाता था वो आज के समय में एक मात्रा बढ़ाकर चौपाई के रूप में कहा जाता है, ठीक। आदिकाल में आल्हा छंद 31 मात्रा बहुत प्रचलित थी। आदिकाल में जो आल्हा छंद बच्चों, ये वीर रस से भरा है ये आल्हा छंद। इसमें कितनी मात्राएं थी? 31 मात्राएं थी, ठीक। दोहा, रासा, तोमर, नाराज पद्धति, पंज, टीका, अल्लीर आदि छंदों का प्रयोग आदिकाल में क्या होता है? मिलता है, ठीक। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति कड़वक कहलाती है। कड़वक का प्रयोग आगे चलकर भक्ति काल में जायसी और तुलसी ने किया। कड़वक का प्रयोग किसने किसने किया? आगे चलकर भक्ति काल में जायसी और तुलसी ने किया, ठीक।
अमीर खुसरो को हिंदी इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कहा जाता है। ठीक। आदिकालीन साहित्य के 3 सर्वप्रमुख रूप है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। ठीक। आइए, सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। ठीक। सिद्ध लोग जो जन भाषा में लिखते थे उसको क्या कहा जाता है बच्चों? सिद्ध साहित्य। ठीक है। अब देखिए, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 84। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था तथा मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण ही इसे सिद्ध कहा गया। ठीक है। क्यों कहा गया? तांत्रिक क्रियाओं के कारण, यानी उसमें लोगों की आस्था थी और मंत्र के द्वारा ये सिद्धि की जाती थी, इस कारण इसको सिद्ध कहा गया। ठीक है। और 84 सिद्धों में कौन कौन है? सारे नहीं है, कुछ है। सरहपा, सबरपा, कणहपा, लुईपा, डोम्भिपा, कुक्कुरिपा आदि प्रमुख है। सरहपा प्रथम सिद्ध है। ठीक है। प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा है। ठीक। सिद्ध कवियों की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं। कितने रूपों में मिलते हैं बच्चों? 2 रूपों में, दोहा कोश और चर्या पद। सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित दोहों का संग्रह दोहा कोश के नाम से तथा उनके द्वारा रचित पद चर्या पद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, सिद्ध साहित्य की भाषा को अपभ्रंश एवं हिंदी के संधि काल की भाषा मानी जाती है। सिद्ध साहित्य की भाषा को क्या माना जाता है? अपभ्रंश की भाषा और हिंदी के संधि काल की भाषा। ठीक है। 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म के एक नए रूप में आरंभ हुआ। कौन सा धर्म आरंभ हुआ? शैव रूप में। उसका नाम, जिसे योगिनी कौल मार्ग, नाथपंथ या हठ योग कहा गया है। ठीक है। अनुश्रित के अनुसार, यानी सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या कितनी बताई गई है? 9, जिसमें आदिनाथ, जलंधर नाथ, मच्छंदर नाथ, ठीक है, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ आदि हैं। लेकिन नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। ठीक है। बौद्ध सिद्धों की वाणी में पूर्वीपन का पुट है। पूर्वी यानी पहली की भाषाओं का पुट है, तो शैवनाथों की वाणी में पश्चिमी पट का, और इनके भाषा में किसका? पश्चिमीपन का। ठीक है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। रासो जो शब्द है, इसको लेके जो हमारे विद्वान हैं उन सबों में क्या है? मतभेद है, यानी सब उसमें सहमत नहीं है। ठीक है। हर मतलब विद्वान ने अपना अलग अलग इसमें मत दिया है। ठीक है। वीर गाथात्मक रासो काव्य कौन कौन से हैं? रासो काव्य को मुख्य 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक। वीर गाथात्मक रासो काव्य, श्रृंगार परक रासो काव्य और धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य। वीर गाथात्मक में क्या क्या है? रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो, विजयमाल रासो, ये है आपका वीर गाथात्मक रासो। श्रृंगार परक में कौन कौन है? विशल देव रासो, संदेश रासक, मुंज रासो। ठीक है। और धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य, उपदेश रसायन रास, ठीक है, उपदेश रासायन रास, चंदन बाला रस, स्थूल भद्र रास, भारतेश्वर बाहुबली रास और देवंत गिरी रास। ठीक है। तो बच्चों, ये रहा हमारा आदिकाल, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।